मित्रों नमस्कार। विज्ञान शाला परिवार में आपका स्वागत है। मैं पुनः आपसे अपील करना चाहता हूं कि जो वैश्विक महामारी कोरोना है उससे स्वयं को, अपने परिवार को और आस पड़ोस के लोगों को बचा करके रखें। उनको जागरूक करें, उनको बताएं कि सावधानी ही सुरक्षा है, जिससे कि हम इस वैश्विक महामारी से निजात पा सके। अब हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा उसमें आपको बताया कि भाषा की उत्पत्ति, भाषा के प्रकार व भाषा की विशेषताएं हमने आपको बताई। आज हम पढ़ेंगे कि एक बोली भाषा कब बन जाती है, यह भाषा का निर्माण कैसे होता है, ये भाषा बनने का सफर कैसे जो होता है, ये आज हम वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि बोली कहते किसे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह जन्म लेते ही तुरंत बड़ा नहीं हो जाता है। उसको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था आदि जो पार करनी पड़ती हैं और एक लंबा समय इसमें लगता है, लंबा सफर तय उसको करना होता है, तब जाकर के वो परिपक्व होता है। ठीक वैसे ही जो हमारी भाषा है वह भी प्रारंभिक समय में बोली के रूप में ही होती है और प्रारंभिक समय में बोली के रूप में होने के कारण इसने हो सकता है कई पड़ाव पार किए हों, कई है जो इसकी जो शर्तें होती हैं उनको है जो उन्होंने जो पूरी की हो, तब जा करके ये जो बोली है ये भाषा के रूप में हमारे सामने आई है। अब बोली कहते किसे हैं, तो बोली की परिभाषा होगी क्या, इसके बारे में आपको मैं बताता हूं कि भाषा का वह रूप जो सीमित क्षेत्र में स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। और इस बोली की जो विशेषताएं होती है वो ये होती है कि इस बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। इस बोली का क्षेत्र क्या होता है, सीमित क्षेत्र होता है इसका। और इसकी जो दूसरी विशेषता है वो ये होती है कि इसमें इसका व्याकरण नहीं होता है, बोलियों का व्याकरण नहीं होता है, अर्थात शुद्ध कैसे लिखे और शुद्ध रूप कैसे बनाना है, शुद्ध उच्चरित कैसे करे, ऐसे नियम यहाँ पर आपको इस बोली में नहीं मिलेंगे। ये कहने का तात्पर्य है कि ये प्रचलित नहीं है। हो सकता है इसके रूप में दूसरी जगह जाकर के, दूसरे स्थान पर जाकर के, दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जाकर के उसके रूप में कुछ परिवर्तन आपको दिखाई दे जाए। तो इसलिए इसका जो व्याकरण है वो भी नहीं होता है, क्योंकि सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसका दायरा कम है, इसको बोलने वाले कम है, इसलिए इसमें व्याकरण भी नहीं होता। और इसकी जो तीसरी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये होती है कि इसमें शब्दकोश भी नहीं होता है। इसका शब्दकोश नहीं होता है भाई, इसका शब्दकोश नहीं होता है। और यानी कि शब्द भंडार नहीं होता है। शब्द की रचनाएं सब कैसे, जिस शब्द का एक क्षेत्र में क्या अर्थ होता है दूसरे क्षेत्र में उसका प्रयोग हो या न हो, या उसका कुछ भिन्न अर्थ हो, तो इस तरह इसका कोई निश्चित शब्दकोश नहीं है। और इसकी जो चौथी विशेषताएं हैं वो है साहित्यिक रचना, अर्थात इसमें साहित्य रचना भी नहीं होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो बोलियों कहते किसे है कि किसी भी भाषा का वह रूप जो सीमित क्षेत्र में बोला जाता है और स्थानीय लोगों के द्वारा बोला जाता है उसे हम बोली कहते हैं, जिसे उपभाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि बोली ही अपने आप को इम्प्रूव करती है, अपने आप में सुधार करते हुए जब इसका क्षेत्र बढ़ जाता है तब निश्चित ये भाषा का रूप धारण करती है। तो देखिए कि बोली की विशेषता क्या होती है कि इसकी विशेषता होती है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसको बोलने वाले लोग कम होते हैं, इसमें व्याकरण की रचना नहीं होती, अर्थात नियमों का कोई इसमें बंधन नहीं होता है, आप जैसे चाहे इसमें बोल सकते हैं। और शब्दकोश नहीं होता, इसका आपका कोई वास्तविक शब्दकोश नहीं मिलेगा। और साथ ही जैसे कबीर जी, बिहारी जी, ये सभी हैं,
इन जैसे इन्होंने साहित्यों की रचनाएं की हैं, प्रेमचंद जी ने की हैं, तो ठीक इसमें भी, इस बोली में भी आपको साहित्यिक रचनाएं नहीं मिलेगी। तो ये तो बोली के संदर्भ में, परंतु बोली जब भाषा के रूप में परिणित होती है, बदलती है, तब उसको कौन कौन सी शर्तें पार करनी होती है। तो आप इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब आप इसके बिल्कुल विपरीत कर दीजिए, इनका बिल्कुल विपरीत कर दीजिए, और वो सब भाषा की विशेषता के रूप में आपके सामने आ जाएंगी। वो सब चीजें आपको भाषा के जो बनने के कारण आपको बताएंगी। तो अब भाषा में होता क्या है कि भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, भाषा का क्षेत्र क्या होता है बेटा, विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, और विस्तृत कहने का तात्पर्य है कि बोली को तो एक हो सकता है 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्षेत्र में बोला जाए, एक निश्चित है जो क्षेत्र में बोला जाए, परंतु भाषा को बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक होगी और इसका क्षेत्र भी बहुत ज्यादा विस्तृत होगा। साथ ही अब जब भाषा को बोलने वाले ज्यादा हैं, भाषा का उपयोग करने वाले ज्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि इसमें जो आपको व्याकरण का ज्ञान होगा, अर्थात इसमें व्याकरण निश्चित आपको मिलेगा, व्याकरण की रचनाएं इसमें होंगी। कहने का तात्पर्य इसको शुद्ध रूप से लिखने, बोलने और समझने के नियम आपको जरूर मिलेंगे या पाए जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें व्याकरण की रचना है, इसमें व्याकरण की रचना हो जाती है। और साथ ही जब ये विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, जब इसका व्याकरण भी है जो बनाया जा चुका है, तो ऐसी स्थिति में इसमें शब्दकोश भी होगा, ये निश्चित है, इसका शब्दकोश भी होगा। और जब इतने बड़े क्षेत्र में इसको बोली जा रही है, इतने लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि साहित्यिक रचनाएं भी इसमें होती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बोली की जो विशेषताएं होती हैं उसके विपरीत जब हम जाएंगे तो वो भाषा की विशेषता के रूप में हमारे सामने आएंगी। कहने का तात्पर्य है कि भाषा है जो बोली है, जो भाषा कब बन जाती है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो बोली में होता क्या है कि उसका क्षेत्र सीमित होता है, जबकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। बोली में व्याकरण नहीं होता है, व्याकरण की सम्मतता नहीं होती है, परंतु भाषा में व्याकरण होता है। शब्दकोश नहीं होता है बोली में, जबकि भाषा में शब्दकोश का निर्माण होता है। और बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं, जबकि भाषा में साहित्यिक रचनाएं होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब बोली अपने क्षेत्र में, अपने व्याकरण में, अपने शब्दकोश में और अपने साहित्य रचना में विस्तार कर ले, तरक्की पाले, या इनमें कहीं कहीं है जो अपने आप को जो श्रेष्ठ बना ले, तब जाकर के वही चीजें बोली भाषा बन जाती हैं। भाषा में आपने देखा कि उसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उसमें व्याकरण की रचना होने लग जाती है और नियम बनने लग जाते हैं और शब्दकोश का निर्माण होने लग जाता है और साहित्यिक रचनाएं भी होती हैं। इस तरह एक बोली है जो भाषा का सफर तय करती है, और इसके लिए 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष का समय नहीं, बल्कि कई हजारों वर्ष का समय लगता है, क्योंकि यह तुरंत होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये अनवरत धीरे धीरे इसमें सुधार होता रहता है। इसको बोलने वाले लोग आज 1 हैं, कल 2 हो जाएंगे, परसों के दिन 100 हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इनका है जो कुनबा बढ़ता ही जाता है, तब जाकर के अंतिम रूप में हमारे सामने वह बोली भाषा के रूप में आती है। अब हमें जो पढ़ेंगे वो ये है कि जो हमारी जो भाषा है हिंदी, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। उसके बारे में जो हिंदी भाषा है उसको जो निर्मित होने में कितना समय लगा, या हमारे सामने जो आने में उसको कितना समय लगा, उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, उसके जो कहने का तात्पर्य उत्पत्ति कैसे हुई, और ये प्रारंभिक समय में क्या ये बोली थी, ये सब चीजें हम अब पढ़ेंगे।
इसमें अगर आप हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी आज से कम 1000 वर्ष पहले इसका प्रादुर्भाव माना जाता है, परंतु ये उत्पन्न किससे हुई इस चीज को आज हम पढ़ते हैं। हम मानते हैं कि विश्व की जितनी भी भाषाएं उसकी जननी संस्कृत को माना जाता है, उसकी मूल भाषा, उनकी मूल भाषा कौन सी होती है? संस्कृत। अगर आप संस्कृत के बारे में देखें तो इसका ये जो भाषा है ये 5000 वर्ष पहले इसका है जो प्रारंभ हो चुका था। और ये जो भाषा है ये संस्कृत भाषा हमको 2 रूपों में प्राप्त होती है। एक तो इसका जो रूप है वो वैदिक रूप है, एक तो वैदिक रूप है, और दूसरा जो इसका रूप है वो आपका लौकिक रूप है। अब वैदिक रूप में आप देखेंगे तो इसमें वेद पुराण आदि की रचना होती है, वेद पुराण उपनिषद आदि की रचना इसमें होती है। और जो लौकिक है उसमें आपके रामायण महाभारत आदि ग्रंथों की रचना हुई है। अब ये वैदिक जो संस्कृत है ये वेद पुराणों तक ही सीमित रह गई। अब इसका कारण स्वाभाविक है खत्म होना। उसका कारण क्या है कि जब कोई चीज जटिल होती है, जब कोई विषय जटिल होता है, कठिन होता है, उसको पढ़ने में ज्यादा समस्या आती है तो उसको जो नकार दिया जाता है। ये मनुष्य की तासीर रही है, स्वभाव रहा है कि वो हमेशा जो सरल और आसान जो चीजें जल्दी जो चीजें होती हैं वो उनको जल्दी प्राप्त हो जाती है, इसलिए वो उनकी तरफ दौड़ लगाने लग जाता है। तो ये जो वैदिक जो रचनाएं थी ये जटिल थी, कठिन थी, इनको पढ़ना लिखना और समझना बहुत कठिन था, इसलिए ये यहीं तक है, ये शिक्षा यहीं तक समाप्त हो गई। ये जो वैदिक जो भाषा है वो यहीं तक रुक गई, यहाँ आकर के रुक गई। परंतु जो लौकिक भाषा है उसको थोड़ा सा पढ़ना वैदिक भाषा की अपेक्षा में पढ़ना आसान था, सरल था, इसलिए लोगों ने जो इस लौकिक भाषा को ही अपनाया। और इसका एक अंतर और बताया जाता है कि यह जो दैवीय रूप में जो यानी कि देवी देवताओं के द्वारा ये रचित है, ये जबकि आम जन के द्वारा ये रचित है, इसलिए ये जो आसान है, पढ़ने में सरल है, ऐसा है जो होने के कारण इसी की श्रृंखला है जो आगे बढ़ गई। तो कहने का तात्पर्य है कि अब संस्कृत के बाद में जब संस्कृत 5000 वर्ष पहले जब इसका प्रादुर्भाव हुआ तो उसके बाद में वो संस्कृत और आज की हिंदी में तो बहुत अंतर है। तो कहा जाता है कि संस्कृत के बाद में जो भाषा है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत भाषा के बाद में संस्कृत के रूप में कुछ परिवर्तन हुआ, संस्कृत में कुछ बदलाव हुए और वो बदलाव करके वो पाली भाषा के रूप में हमारे सामने आए। कि संस्कृत में कुछ बदलाव हुए और कुछ बदलाव करके तो पाली भाषा के रूप में हमारे सामने आए। क्योंकि जब किसी भी चीज को हमने पढ़ा भी है कि भाषा परिवर्तनशील होती है, कालांतर में भाषा के रूप में, भाषा के शब्दों में हम कुछ न कुछ परिवर्तन करते रहते हैं। हो सकता है वो उच्चारण के कारण हो सकता है वो मुख्य शुक्ल लाघव के कारण हो, कई कारण होते हैं, भौगोलिक स्थिति के कारण हो, राजनीतिक कारण हो, सांस्कृतिक कारण हो, इनके कारण इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। जो पाली भाषा है पहले संस्कृत और फिर संस्कृत से जो पाली भाषा है, जो पाली भाषा का उद्भव हुआ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका प्रादुर्भाव 500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और इसके बाद में जो इसके रूप में कुछ परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद में आपकी प्राकृत भाषा हमारे सामने आ गई। तो कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत से पाली बनने में भी काफी समय लगा और पाली से प्राकृत भाषा बनने में भी काफी समय लगा, और ये जैन धर्म की देन है। तो कहने का तात्पर्य है कि
संस्कृत के बाद में पाली, और पाली के बाद में प्राकृत, और प्राकृत भाषा के बाद में अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा का निर्माण हुआ। ये नहीं है कि ये 10-5 वर्ष या 100 वर्ष में ही इसमें परिवर्तन होने लगा है, ऐसा नहीं है कि इसमें काफी समय लगा है इसके परिवर्तन में। इस भाषा का, इस संस्कृत भाषा को हिंदी भाषा के रूप में आज हम पढ़ रहे हैं, तो उस जो संस्कृत के रूप में जो परिवर्तन हुआ है वो काफी लंबे समय में जाकर के हुआ है। हमको कितने है जो भाषाओं को है जो हमने जो अध्ययन किया होगा, और तब जाकर के उनके टूटे फूटे रूप में हमको हिंदी है जो प्राप्त हुई है। और अपभ्रंश के बाद में यदि इसी का एक भाग माना जाता है सौरसैनी, वो सौरसैनी है जो इसी अपभ्रंश, सौरसैनी। और अपभ्रंश के बाद में खड़ी बोली आती है, खड़ी बोली, और खड़ी बोली के बाद में आज हमें हिंदी भी कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि खड़ी बोली भी हिंदी का ही भाग है, यह दोनों एक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब आप देखिए कि कहाँ 5000 वर्ष और कहाँ आज का समय है। तो इतने लंबे समय में इस भाषा ने अपने कई रूप धारण कर लिए। संस्कृत ने, पहले संस्कृत ने जो पाली का रूप धारण किया, लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इनके शब्दों में, इनके नियमों में कुछ परिवर्तन किए और आसान बनाए उन नियमों को। और फिर पाली के बाद में लोगों ने फिर जो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें कुछ परिवर्तन किया, और तब जाकर के प्राकृत भाषा हमारे सामने आई। और प्राकृत भाषा के रूप को तोड़ मरोड़ करके, यानी कि उसका टूटा फूटा रूप अपभ्रंश के रूप में हमारे सामने आया, और अपभ्रंश से हिंदी हमारे सामने आई। तो इतना लंबा समय तय करने के कारण आज जो हिंदी है उसका रूप हमारे सामने आया है। और अपेक्षित है कि इस हिंदी का रूप भी कालांतर में, काफी लंबे समय बाद इसके रूप में भी परिवर्तन निश्चित आएगा, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, भाषा अंतिम रूप में नहीं है, इसमें बदलाव होता रहता है। तो इस तरह भाषा ने अपना जो हिंदी भाषा है उसका निर्माण हुआ है। अब आप देखेंगे हिंदी भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं वो कौन कौन सी है। हिंदी भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं, या जिन बोलियों को एक जगह करके हिंदी भाषा का निर्माण किया गया है, वो कौन कौन सी हैं, उसको यहाँ पर देखिए आप कि हिंदी भाषा की प्रमुख 5 इकाइयां मानी गई है। हिंदी भाषा की प्रमुख 5 बोलियां हैं, प्रमुख 5 क्षेत्र हैं, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। वो कौन कौन से हैं कि जो हिंदी भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं उसको 5 भागों में विभक्त किया गया है, और उन 5 भागों की जो बोलियां हैं 18 से लेकर के 22 बोलियां हैं। तो इन सभी को इसमें समाहित करके जो इस हिंदी भाषा का निर्माण किया गया है। तो जो पहला जो आपका क्षेत्र है इसका, या पहला जो आपका भाग है वो है पूर्वी क्षेत्र। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे भारत देश का जो पूर्वी क्षेत्र है वो इस क्षेत्र में आता है, वहां पर बोले जाने वाले भाषा इस क्षेत्र में आती है, और उसमें आप बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी इन भाषा का है जो आप अध्ययन करते, इन बोलियों का अध्ययन करते हैं कि पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख रूप से बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी आती हैं जो बोलियां हैं, और इनका एक क्षेत्र बना दिया पूर्वी क्षेत्र। और जो हमारी हिंदी भाषा का जो दूसरा क्षेत्र है वो आपका है पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में आप कहने का तात्पर्य है कि आप भारत देश के पश्चिम क्षेत्र के जो भाग है उसमें आप जो देखिए कि सबसे पहले इसमें आती है खड़ी बोली। कौन सी आती है? खड़ी बोली, जो आपके दिल्ली
दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, मुजफ्फरनगर जो भी है वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। वहां पर जो बोली जाती है वो खड़ी बोली है, और खड़ी बोली के साथ साथ इसके अंतर्गत बुंदेलखंड में बोली जाती है, कन्नौजी जो कन्नौज क्षेत्र में बोली जाती है, और बांगरू जिसको हमें हरियाणवी भी कहते हैं। हरियाणवी, इसका दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी, क्योंकि हरियाणा में बोली जाती है ये। और सबसे जो प्रमुख है बोली है वो है ब्रज भाषा, कि ये सभी जो बोलियां हैं वो आपके पश्चिमी क्षेत्र में आती हैं। इसका जो तीसरा जो क्षेत्र है वो है बिहारी क्षेत्र। बिहारी, इसके अंतर्गत है आप मगधी भाषा आती है इसके अंतर्गत, भोजपुरी, मैथिली, मिथिला क्षेत्र में बोली जाने वाली मैथिली, ये इसके अंतर्गत आती है। और जो इसका जो चौथा जो भाग है वो आपके राजस्थानी, कौन सा क्षेत्र है? राजस्थानी क्षेत्र है। अब इसके अंतर्गत राजस्थान की सभी भाषा, सभी बोलियां आ जाती हैं। तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, राजस्थानी, जो भी ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। और अंतिम जो इसका है वो पहाड़ी क्षेत्र है। कौन सा है? पहाड़ी क्षेत्र। इसके अंतर्गत आपकी जो बोली आती है वो आती है कुमाऊनी, गढ़वाली और मंडियाली। इस तरह ये जो हमारी हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं, और इन्हीं प्रमुख बोलियों को मिला करके हिंदी भाषा का निर्माण किया गया है। और उस हिंदी भाषा का निर्माण 14 सितंबर 1949 को किया गया, और उसका रूप हमारे सामने 14 सितंबर 1949 को आया। इस तरह ये जो बोलियां हैं, प्रमुख बोलियां हैं, उन्होंने हिंदी भाषा को प्रबल बनाने में पूर्ण योगदान दिया है। साथ ही अब हम ये देखेंगे कि जो हिंदी भाषा है वह राजभाषा का है, जो दर्जा 14 सितंबर 1949 को करती है, राजभाषा के रूप में हमारे सामने आती है 14 सितंबर 1949 को। अब इससे आगे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।